हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं पेज नंबर 131 के ट्राई डू दिस और यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम देख लेते हैं। पार्ट 1 में आपको क्या करना है, टेक अ क्लॉक एंड फिक्स इट मिनट हैंड एट 12। आपको एक क्लॉक लेनी है और उसके मिनट हैंड को 12 पे फिक्स कर देना है। रिकॉर्ड द एंगल टर्न थ्रो by the minute hand from its original position and the time that has passed in the following table। और मिनट हैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन से टर्न होगी और एंगल बनाएगी। तो आपको बताना है कि मिनट हैंड कितनी डिग्री के एंगल बना रही है जैसे जैसे वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन से टर्न होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पे टाइम को टी से डिनोट किया है और एंगल को ए से डिनोट किया है। टाइम पास इन मिनट टी, एंगल टर्न इन डिग्री ए। ठीक है, अब हम इस टेबल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि T1 15 मिनट जो आपकी मिनट हैंड है वे 15 मिनट बाद कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो भाई ओरिजिनल पोजीशन तो 12 है, तो 15 मिनट बाद वह कितनी डिग्री का एंगल बना लेगी। 15 मिनट बाद वह 3 पे पहुंच जाएगी तो कितनी डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 इन्होंने पहले से ही दे दिया है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा भाई। अब आप देखिए कि 30 मिनट बाद आपकी मिनट हैंड कहाँ जाएगी। 30 मिनट बाद आपकी मिनट हैंड 6 पे पहुंच जाएगी और फिर से 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तो दो 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे ये। तो 12 और आप देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये होता है 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, 180 डिग्री का, सॉरी, ये होता है 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे आप 180 लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है आपको। अब आप देखिए कि आपकी मिनट हैंड अब कह रहा है कि मिनट हैंड 45 मिनट बाद आपकी मिनट हैंड कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी। तो भाई 45 मिनट कैसे कंप्लीट होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना 15 मिनट में, फिर बाकी और 15 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन गया, है ना। अब फिर और 15 मिनट हो गए तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मिनट हैंड है वो आपकी यहाँ से 12 से स्टार्ट होगी और पूरा यूं घूम जाएगी। तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 93 टाइम कितना हो गया, 270, है ना। 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 270 डिग्री मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो भाई आपकी मिनट हैंड 15 मिनट बाद 3 पे आएगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 15 और 30 मिनट बाद 6 पे आ जाएगी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा और 45 मिनट बाद 9 पे आ जाएगी तो 270 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपकी मिनट हैंड 60 मिनट बाद, 60 मिनट मतलब 1 आवर पूरा एक राउंड लगा लेगी और एक राउंड पूरा लगाने, एक सर्किल में पूरा राउंड लगाना मतलब 360 डिग्री मूव हो जाना। और आप वैसे भी आइडिया लगा दीजिए, मिनट हैंड अगर 12 पे आएगी तो क्या आएगा आपका 90 90 90, 4 टाइम 90 इक्वल 360 डिग्री। समझ आया आपको। अब स्टूडेंट, अगर आपको ये क्लॉक से समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं कैसे बताऊं कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यूनिटरी मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है यूनिटरी मेथड, देखते हैं। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर 15 डिग्री का एंगल इफ है ना, इफ इन 15 मिनट, है ना, इफ इन 15 मिनट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो शॉर्ट में ही लिख रहे हैं अपन। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 19/50, 90/50 इक्वल के इस साइड वाला नंबर इधर और बाकी का नंबर और इस साइड वाला नंबर डिवाइड होता है 90/50। अब देखिए तो भाई आपका अगर 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 मिनट में आपका एंगल बनेगा 90/15 मल्टीप्लाई 30, 15 2 जा 30, 90 मल्टीप्लाई 2, 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री आ रहा है, 30 मिनट में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको और अगर हम क्लियर लिखें तो ये क्या कह रहा है कि T2/A2 क्या आएगा, T2 अगर 30 है तो A2 क्या है, 180, है ना। यह कह रहा है कि T2 अगर 30 है तो A2 180 है। आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि भाई इन 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1 मिनट में एंगल बनेगा 90/50। और आपका 45 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यूनिटरी मेथड से फाइंड कर रहे हैं हम। 45 मिनट में 90/15 मल्टीप्लाई 45। आपको पता है ना, हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 90/15, 90 को 50 से डिवाइड करिए और 45 को मल्टीप्लाई करिए। 15 3 जा 45, ठीक है। अब देखिए 90 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 270, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। 270 डिग्री यहाँ पे आ गया। यूनिटी मेथड से हमने हमारा A3 भी निकाल लिया। अब हम हमारे आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। अब आप देखिए कि ये यूनिटरी मेथड से ही हम क्या करते हैं, A4 भी फाइंड करते हैं। तो देखिए T4 कैसे करना है हमको, हमें क्या करना है, इन 15 मिनट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मिनट लिख दीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई क्या कर क्या रहे हैं। 15 मिनट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90/15 मल्टीप्लाई 60। 15 4 जा 60 और 90 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 360। कहने का मतलब क्या है कि T4 और A4 क्या है, T4 अगर 60 है तो A4 क्या है, 360 है। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे भी इसको क्लियर कर लेते हैं कि T3 और A4 क्या है, सॉरी A3 है ना, T3 और A3 क्या है भाई, T3 अगर 45 है तो A3 है 270, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि T/A, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो कैसे हैं आप बताइए। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं यहाँ पे, अभी अपन उनको भी समझेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो बताइए कैसे है। तो भाई हमें ये देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो आपको फाइंड करना पड़ेगा है तो कैसे। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई T और A कांस्टेंट है। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो T/A इक्वल कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है X/Y इक्वल कांस्टेंट, है ना। T की जगह इन्होंने X बोल दिया और A की जगह इन्होंने Y बोल दिया। तो अगर T/A इक्वल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि T1 और A1 और T2 A2 और T3 और A3 और T4 और A4 ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये सब कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट, ये सब इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि इनका रेशो सेम आना चाहिए। इन सब का रेशो सेम आ रहा है तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हमें ये करके देखना पड़ेगा कि इनका रेशो सेम आ रहा है कि नहीं। आप सबसे पहले T1 और A1 का रेशो निकालिए, ठीक है। क्या आएगा, T1 क्या है भाई आपका 15 है और A1 क्या है आपका, A1 90 है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 15 6 जा 90, 1/6। रेशो कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे भी फाइंड कर लेते हैं रेशो। T1 रेशो A1, T1 क्या है 15 है और A1 क्या है 90 है, तो 1 और 6 ऐसे भी रेशो फाइंड हो जाता है। तो देखिए T1 और A1 का रेशो आया 1/6, T1 और A1 का रेशो आया 1/6। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे T2 और A2 का भी रेशो निकाल लेते हैं। T2 देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, T2 और A2, T2 क्या है भाई, T2 हमारा 30 है और A2 क्या है 180 है। तो आप देखिए भाई 0 से 0 कट गई, 3 6 जा 18 होता है। अब इसको आप इस तरह से भी लिख लीजिए, रेशो निकाल रहे हैं ना तो आपको लगेगा कि भाई रेशो निकाल रहे हैं। T2 क्या है, ये है 30 और ये क्या है 180। 0 से 0 कट गई और 1 और 6 आया। तो आपने क्या देखा, T2 और A2 का रेशो भी 1/6 आ रहा है और T1 और A1 का रेशो भी 1/6 आ रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे आप 1/6 लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आप T3 और A3 का भी रेशियो निकाल लीजिए। T3 क्या है भाई? T3 है हमारा 45 और A3 है 270। अब 45 6 जा भी 270 होता है तो 1/6 आ गया। ठीक है, करके देख लीजिएगा, 45 6 जा 270 होता है। अब आप देखिए कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, T3 और A3। T3 क्या है मेरा? 45 है, A3 क्या है? 270 है, 1 और 6। ठीक है, तो हमारा T3 और हमारा A3 भी आ गया है। ठीक है, 1/6। तो यहाँ पे हमारा 1/6 आ गया। अब आप देखिएगा, अब आगे आपको क्या करना है? आगे आपको T4 और A4 निकालना है। T4 क्या है? सिंपल ही है, रेशो सेम आ गए तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ये जितने भी वेरिएशन है टाइम और एंगल के, उनको रेशो सेम आ रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। बस यहाँ पे आप इनकी वैल्यू रख दीजिए T4 और A4 की, और पता कर लीजिए कि भाई ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि नहीं। T4 A4, T3 A3 और T2 A2 और T1 A1, इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और देख लीजिए कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में आ रहे हैं कि नहीं। सब अगर सबके रेशो सेम है तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो देखिए भैया 60 है, ये 360 है। अब 0 से तो 0 कट गई और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे इस तरह से भी ये आ गया। और ये T4 और A4, अब ये 3, यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे तो ये 60 है, यहाँ पे ये क्या है? ये 60 है, और यहाँ पे ये 360 है। तो आपने 0 से 0 काटा, 1 और ये 6। ठीक है, तो आपका T4 और A4 भी 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये सब डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। अब स्टूडेंट आपको एक मेथड में और बताना चाह रही हूँ, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन। वो मेथड निकला यहीं से ही है, वो मेथड निकला ऐसे ही है, T1 और A1, T1 A1, T1 A1 और T2 A2 इक्वल होते हैं, ऐसा कह रहे हैं ना हम इस मेथड के अकॉर्डिंग। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम यही तो कह रहे हैं, T1 A1, T2 A2, T3 A3, T4 A4, ये सब कांस्टेंट होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, हमको समझाया जाता है अधिकतर X1 और Y1 और X1 और Y1 और X2 और Y2 इक्वल होते हैं, ऐसे समझाया जाता है हमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, X1 और X2 और Y1 और Y2 की जगह इन्होंने T1 A1 और T2 A2 यूज किया है। ठीक है, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट कि हमें कहा गया कि भाई T1 A1 और T2 A2 इक्वल होते हैं, यहाँ पे यही कहा गया है। तो अब ये जो मेथड है ना, इसी मेथड को यूज करते हुए एक और तरीके से भी आप डायरेक्ट प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। ये कह रहा है कि आप क्या करो, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले तो मैं आपको बता रही हूँ तरीका कैसे आया ये मेथड, है ना। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो भाई मैं T1 को A1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, A2 से। ठीक है, T1 को मैं A2 से मल्टीप्लाई, A2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना T1, और यहाँ पे मैं T2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ A1 से। आप देख रहे हैं T2 A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, T1 A2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप जरा इसको सिंप्लीफाई करिए तो आप क्या पाएंगे, मैं चाहती हूँ कि T1 और T2 एक दूसरे के साथ हो जाए और A1 और A2 एक दूसरे के साथ हो जाए। ये लेटर ए लेटर इधर आ जाए और T लेटर इधर आ जाए। तो मैं इसको कॉरस्पॉन्डिंग, इसका क्या करूंगी, इनको कॉरस्पॉन्डिंगली एक साथ ले लूंगी। अब हम क्या करेंगे, T1 है, T1 के पास में जब मैं T2 को लेकर आऊंगी तो आप क्या देख रहे हैं कि T2 तो A से मल्टीप्लाई हो रहा है। T2 अगर A से मल्टीप्लाई हो रहा है, A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे T1 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा T2। ठीक है ना। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो A1 है, इसके पास अगर मैं A2 को लाऊंगी तो ये तो T1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A2 A1 के पास आएगा A2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपने T1 T2 A1 A2
अगर T1 T2 इक्वल A1 A2 इस तरह से भी अगर आप इसे करेंगे तो भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आंसर आ जाएगा। ये आया कैसे? बस कुछ नहीं है, इनको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, फिर हमने क्या करा, T2 को T1 के पास लाए तो ये डिवाइड हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और A1 के पास A2 को लाए तो ये भी डिवाइड हो गया और हमें इस तरह से मिल गया। अब इस तरह से हमें कैसे मिला ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप ऐसा करिए T1 लिखिए और आप क्या करिए T2 लिखिए, और इस ऐसे ही आप A1 लिखिए और A2 लिखिए, और आप देखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आंसर आ रहा है कि नहीं। T1 क्या है भाई, T1 है 15 और T2 क्या है 30। T2 लेना है, A1 नहीं लेना आपकी बार हमें। T2 क्या है 30 है, और आप देखिए भाई आंसर क्या आएगा, आंसर आपको मिलेगा 15 1 जा 15, 52 जा 30। अब आप क्या करिए, ये हमने क्या करा है, T1 और T2 निकाला है, ठीक है, T1 T2 निकाला है, कितना आया है 1/2। अब आप क्या करिए, A1 A2 भी निकाल लीजिए, A1 और A2 भी निकाल लीजिए। A1 कितना है हमारा, A1 तो हमारा है 90 है ना, और A2 कितना है 180। तो 92 जा 180 तो होता है, या 92 जा 18 ही तो होता है, तो 1/2 आया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि A1 और A1 A2 भी आपका 1/2 आ रहा है, और T1 T2 भी आपका 1/2 आ रहा है, तो ये रेशियो में हुए ना। अब आप देखिए, आपने T2 की तो T1 T2 और A1 A2 तो निकाला ही, ऐसे आप T3 और A3 भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए करके देखते हैं। आपने क्या करा, पहले T1 लिया और T2 लिया, अब की बार आपने A2 और A1 और A2 लिया था ना पहली बार। अब की बार क्या करिए आप A2, और पहले आपने क्या लिया था, पहले आपने लिया था A1 A2। अब आप क्या करिए, आप A1 A3 लीजिए, ठीक है। अब की बार हम ले रहे हैं A1 A3, तो यहाँ A1 लिखिए और A3 लीजिए। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या लेना, T1 T4 A1 A4 ऐसे लेना, ठीक है। अब आप जरा इसे सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या मिलता है, T1 तो आपका 15 और 30 है, जैसा कि आपको पता है। T1 T2 क्या है 15 और 30, और आपका A1 और A4 क्या है 90 और 360। A1 क्या है 90 और A4 क्या है 360। अब 15 2 जा क्या होता है, नहीं 15 और, हाँ ये हमने गलत कर दिया, 15 और ये A4 हमारा क्या है T1 और T4 है ना, T1 और T4 कर रहे हैं ना अपन। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, T1 T3 कर रहे हैं, हम कर रहे हैं T1 और T3, और हम T1 T3 कर रहे हैं और A1 A3 कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। हम क्या कर रहे हैं, T1 T3 और A1 और A3 कर रहे हैं। तो T1 तो 15 है, लेकिन हमारा T3 कितना है, T3 तो हमारा 45 है ना, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह से हमारा A1 तो 90 है, लेकिन हमारा A4 क्या है भाई, A3 क्या है 270 है। क्लियर हो गया ना, जैसे हमने T1 T2 A1 A2 किया था, ऐसे ही अब हम कर रहे हैं T1 T3 A1 A3। तो T1 तो 15 है और A3 हमारा 45 है, A3 और हमारा T3 क्या है 45 है। इसी तरह से हमारा A1 कितना है 90 और A3 270 है। अब जरा आप इसको करिए, तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, ऐसे ही 9 से 0 से 0 कट गई, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे आपको T1 क्या मिला 1/1 और T3 क्या मिला 3। इसी तरह से यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं अपन, आपको T1 क्या मिला 1, T3 क्या मिला 3, इसी तरह से आपको A1 क्या मिला 1 और A3 क्या मिला 3। तो यहाँ पे आप देखिए T1 T3 A1 A3 की वैल्यू क्या इक्वल आ रही है 1/3 1/3। तो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहे हैं दोनों ही मेथड से। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए आपसे, वह भी हम देख लेते हैं। यू ऑब्जर्व अबाउट T एंड A, T और A को देख के आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, T एंड A इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। डू दे इंक्रीज टुगेदर, यस दे इंक्रीज टुगेदर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक साथ ही इंक्रीज हो रहे हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, इज द एंगल टर्न
थ्रो बाय द मिनट हैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम दैट हैज पास्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मिनट हैंड टर्न हो रही है तो जो एंगल बन रहे हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बन रहे हैं। तो हाँ भाई, जैसे जैसे मिनट हैंड आगे बढ़ रही है और टाइम पास होता जा रहा है तो एंगल जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही बन रहे हैं। तो हमने यहाँ यस लिख दिया। तो इस तरह से हमने डू दिस, जो कि पेज नंबर 131 से था, उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, वहां हम करेंगे पेज नंबर 132 के ट्राई दिस। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। डू दिस का सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक कह रही है कि दो क्वांटिटी अगर एक साथ इंक्रीज हो रही हैं या फिर दो क्वांटिटी एक साथ डिक्रीज हो रही हैं तो आप यह ना माने कि ये हमेशा ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए, दो बच्चे हैं, दोनों ही बच्चों की एज है 7 ईयर। 7 ईयर एज है, ठीक है। दो बच्चे हैं, एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों की एज 7 ईयर है, यहाँ पे लिखते हैं हम 7 के नीचे, ठीक है। x भी 7 ईयर का है और y भी 7 ईयर का है। अब 8 ईयर बाद दोनों की एज 7 ईयर है और x जो है वो 10 kg का है, ठीक है, और y भी भाई 10 kg का है। दो बच्चे हैं x और y और दोनों ही 7 ईयर के हैं और 10 kg उनका वेट है। अब 8 ईयर बाद क्या हुआ, जो x था वो तो हो गया 12 kg का, लेकिन क्या y भी 12 kg का होगा? जरूरी तो नहीं है ना, y तो हो जाएगा 13 kg का। माना y हो गया 13 kg का। अब 9 ईयर बाद क्या हुआ कि जो x था वो तो हो गया हमारा, जो x था वह हो गया 15 kg का, है ना। x 15 kg का हो गया और जो y था वो 14 kg का ही रह गया। ऐसा हो सकता है ना कि भाई दो बच्चे हैं, दोनों की एज ही 7 ईयर है, एक x है और y है। x और y दोनों ही 10 kg के थे जब 7 ईयर के थे, लेकिन जब 8 ईयर के हुए तो x हो गया 12 kg का, y हो गया 13 kg का, और 9 ईयर के हुए तो x हो गया 15 kg का और y हो गया 14 kg का। तो यहाँ पे देखिए कि ये इन दोनों की एज बढ़ रही है, इन दोनों का वेट तो बढ़ रहा है, दोनों का वेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों का वेट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। दोनों का वेट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए, आप एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर होगा कि भाई दो पौधे हैं, एक तो छोटा सा पौधा है, एक तो बड़ा छोटा सा पौधा है जिसमें गिनती की 50 लीव्स है, ठीक है, 50 लीव्स है इसमें गिनती की, और एक इसका डबल है। दूसरा पौधा है वो थोड़ा इससे बड़ा है, इसका डबल है, तो क्या इसका डबल है तो इसमें 100 लीव्स होनी चाहिए? होगा क्या ऐसा कि इसमें 50 है तो ये पौधा जो इसका डबल है इसमें 100 लीव्स होंगी? हो सकता है इसमें 200 लीव्स हो, है ना। तो भाई एक क्वांटिटी अगर स्मॉल है और उसकी डबल क्वांटिटी है तो यहाँ पे 100 होना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, जबकि ये दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ना, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। पेड़ छोटा है फिर उसके बाद बड़ा हुआ तो ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, पहले 50 थी फिर 200 हुई, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखिए कि ये इसकी हाइट अगर मान लीजिए अपन, इसकी हाइट है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज, अगर इनका रेशो सेम आ रहा है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनका रेशो सेम नहीं आ पाएगा, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई दो क्वांटिटी अगर एक साथ डिक्रीज या इंक्रीज हो रही हैं तो वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही होगी, ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डू दिस का सेकंड पार्ट है ना,
ये एनसीईआरटी के इसी कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में, आस्क योर फ्रेंड टू फिल द फॉलोइंग टेबल। अपने फ्रेंड को कहो कि ये जो टेबल नीचे दी गई है उसको फिल करे। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ हिज एज टू कॉरस्पॉन्डिंग एज ऑफ हिज मदर। और ऐसा करे कि उसकी जो मदर की एज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी एज है उसका रेशियो निकाले। उसकी मदर की एज है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके अनुरूप उसकी मदर की एज के अनुरूप जो उसकी एज है उसका रेशियो निकाले। तो देखिए यहाँ पे टेबल क्या कह रही है, टेबल कह रही है फ्रेंड एज कितनी है, फ्रेंड एज यहाँ पे हमने दिखा दी F से, मदर एज हमने यहाँ पे दिखा दी M से। इसका मतलब हमारे पास दो क्वांटिटी है F और M, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट एज बच्चे की क्या है वो हमें यहाँ पे लिखनी है, और एज आफ्टर 5 ईयर हमें यहाँ लिखनी है, आपके फ्रेंड की भी और उसकी मदर की भी। और एज आफ्टर 5 ईयर आपके फ्रेंड की एज भी लिखनी है और उसकी मदर की एज भी लिखनी है। तो हम प्रेजेंट एज से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फ्रेंड है, जो हमारे पास एक क्वांटिटी है F क्वांटिटी है, उसकी प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं 10। हम बहुत ही आसान नंबर लेंगे जिससे ये क्वेश्चन करना हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। प्रेजेंट एज बच्चे की कितनी है 10 ईयर, और एज 5 ईयर अगो क्या हो जाएगी 5, है ना। 5 साल पहले उसकी क्या एज होगी 5 ईयर, और एज आफ्टर 5 ईयर क्या होगी 15 हो जाएगी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो मदर है जिसको हमने M से डिनोट किया है, तो मदर की एज जब प्रेजेंट एज बच्चे की 10 ईयर है तो मदर है 35 ईयर की, ठीक है। और बच्चा कितने ईयर का है 30 ईयर का। एज 5 ईयर अगो मदर की एज कितनी होगी 30 ईयर। भाई अभी 35 ईयर की है तो 5 ईयर अगो कितनी होगी 30 ईयर की, और आफ्टर 5 ईयर कितनी होगी 40 ईयर की, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अब आप देखिए कि भाई अब ये आप देख रहे हो कि ये दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट क्वांटिटी बच्चे की एज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, मदर की एज भी इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, पर फिर भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो दो क्वांटिटी है इनका रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी नहीं है। तो हम करके देखते हैं कि भाई इनका रेशियो प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर है तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, पर यहाँ पे ये दोनों प्रोपोर्शनल रेशो जो है वो कांस्टेंट नहीं आएंगे। आप करके देखिए, देखो तो भाई F और M निकालना है हमें, F और M का रेशो निकालना है और यहाँ पे लिखना है, और बताना भी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि F और M, जिसे हम X और Y भी कहते हैं, F और M कांस्टेंट होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो भाई F और M कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे F और M कांस्टेंट आ रहे हैं कि नहीं, तो F और M के जो अलग अलग वेरिएशन है इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, F1, F2, F3, और M को क्या बताते हैं M1, M2 और M3 बता देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है कि F1 और M1 और F2 और M2 और F3 और M3 ये सब कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ये सब कांस्टेंट हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो देखिए भाई हम F1 और M1 को करके देख लेते हैं। इसका रेशो क्या आ रहा है, आपका F1 कितना है 5 है और M1 कितना है आपका 30 है, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6 मिल रहा है। ऐसे करके देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। F1 रेशो M1, F1 कितना है आपका 5 है और M1 कितना है आपका 30 है। अब आप देखिए 1:6 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए कि F1 और M1 की वैल्यू तो 1/6 आ रही है, ठीक है। इसका रेशो तो 1/6 आ रहा है, ठीक है। ये रेशो आ रहा है यहाँ पे। अब हम इसका सेकंड वेरिएशन भी देख लेते हैं, F2 और M2।
अब आप देखिए कि भैया F2 क्या है, F2 तो 10 है और M2 कितना है, 35 है। अब आप 10 5 2 जा 10 होता है और 5 7 जा 35 होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो 2/7 आ रहा है, जबकि ये 1/6 आ रहा है। देख पा रहे हैं ना आप। अब आप देखिए इसको इस तरह से भी कर लीजिए, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, पर ये भी रेशो निकालने का तरीका होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। 10 35 तो ये 2 है और ये 7 है। तो आप देख रहे हैं कि F1 और M1 की वैल्यू जो आ रही है, जो रेशो आ रहा है, वो F2 और M2 का रेशो नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पे जो आपने निकाला है ना रेशो, वो यहाँ पे आप लिख भी दीजिए। F1 कितना है आपका 1 और M1 क्या है 6, ठीक है। यहाँ पे फिल करना है ना टेबल को। अब आप देखिए F2 कितना है 2 और M2 कितना है 7। अब हम F3 और M3 भी निकाल लेते हैं, यहीं पे करेंगे हम, ठीक है। अब आप देखिए F3 आपका कितना आ रहा है और M3 आपका कितना आ रहा है। F3 तो हमारा आ रहा है 15 और M3 आ रहा है हमारा 40। जरा करके देखिए, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, ये आ रहा है 3/8, ठीक है। अगर ऐसे करें F3 रेशो M3 तो भी आपको यही मिलेगा 15 रेशो 40, तो आपको मिलेगा 3 रेशो 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3/8 बोले चाहे 3 रेशो 8 बोले, बात तो एक ही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि भाई F और M के अलग अलग वेरिएशन में आंसर डिफरेंट आ रहा है, रेशो डिफरेंट आ रहा है। तो इससे ये पता पड़ रहा है, इस सेकंड पार्ट में ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इससे ये पता पड़ रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं, दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि F एंड M आर नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। F तो लिख लीजिए आप, F यहां से लिख लेते हैं हम, F एंड M आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। डू F एंड M इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, इज F एंड M सेम एवरी टाइम। ये कह रहा है कि F और M जो है वो एक साथ डिक्रीज और इंक्रीज हो रहे हैं। भाई F और M डिक्रीज और इंक्रीज तो हो रहे हैं, पर एक साथ हो रहे हैं क्या। देखो भाई, आपका F इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपका M भी इंक्रीज हो रहा है, आपका F डिक्रीज हो रहा है। अगर इस साइड से देखेंगे तो आपका F डिक्रीज हो रहा है, आपका M भी डिक्रीज हो रहा है, इस साइड से M भी डिक्रीज हो रहा है ना, 40 35 30, और F भी डिक्रीज हो रहा है 15 10 5। तो आपका F और M इंक्रीज तो हो रहे हैं, आपका F और M इंक्रीज भी हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहे हैं, लेकिन एक साथ डिक्रीज नहीं हो रहे। एक साथ डिक्रीज हो रहे, जब इनका रेशो सेम होता तो हम मानते कि ये एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनका रेशो तो सेम है ही नहीं, तो ये एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहे। और आगे क्या कह रहा है, इज F एंड M सेम एवरी टाइम, और F और M क्या सेम है हर समय, तो नो, यहाँ पे आप बड़ा सा नो लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या करा है, हमारे वीडियो का जो पेज नंबर 131 का डू दिस था, वो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही कर लिए हैं। अब हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे, पेज नंबर 132 के ट्राई दिस हम करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।